बच्चों, कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल जो SN2 रिएक्शन करी थी उसके आगे आज अपन SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। और SN1 रिएक्शन से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने बताया था एलाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ये कार्बन बताने थे। ठीक है, रिप्लाई तो किसी बच्चे का आया नहीं है, मैं बता देती हूँ आगे। बाकी ये गलत बात है, बताना चाहिए था आप लोगों को कि क्या होता है। ये पूरी वीडियो नहीं देखते होंगे मुझे लगता है आप लोग। तो ये वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है? बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। एलाइलिक वाला कौन सा होगा? जैसे ये वाला कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन कौन सा है? जैसे इस कार्बन से माना अपना X जुड़ा हुआ है, तो ये वाला डबल बॉन्ड के आगे वाला कार्बन, इसको अपन बोलेंगे एलाइलिक। और इसके बेंजीन के आगे वाले कार्बन को अपन बोलेंगे बेंजाइलिक। ठीक है, फिर एराइलिक कौन सा होगा? जैसे ये बेंजीन रिंग जोड़ दी और इससे ही जस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एराइलिक। और विनाइलिक कौन सा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड है और इसी से डायरेक्ट X जोड़ दिया, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? विनाइलिक। चारों चीज बहुत काम की चीज है। ये जो दोनों होते हैं ना, इसमें SN1 और SN2 बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं उसमें SN1 भी और SN2 भी, इनकी रेट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो क्या समझ में आया? ऐसे अभी बार बार में ये बोल के कोई नहीं बताएगा, बना के कोई नहीं बताएगा। बताने का यही होगा कि बेंजाइलिक और एलाइलिक होता है, उसमें SN1 और SN2 बहुत जल्दी होती है, तेज होती है, तो उसको अपन बोलेंगे, ये याद रख लेना है तुमको। और ये जो डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे उसमें SN1 और SN2 होती नहीं है, तो ये एराइलिक और विनाइलिक ही आगे से यूज में लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप वहीं रोक के पहले सोच लेना कि SN2 रिएक्शंस के क्या क्या पॉइंट थे और SN2 रिएक्शन कैसे हो रही थी। ठीक है, तो SN2 के पॉइंट्स बताओ मुझे। पहले अपन थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें SN2 वाले जो पॉइंट थे, एक तो कौन सा था कि इसमें रिटेंशन हो रहा था या इन्वर्जन हो रहा था। रिटेंशन का मतलब होता है वैसा का वैसा मिलना, और इन्वर्जन का मतलब होता है चेंज होके मिलना। तो अपने इसमें क्या हो रहा था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा था? इसमें 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, फिर 2 डिग्री की, और उसके बाद में 3 डिग्री की। और रिएक्टिविटी ये तो आ रहा था स्टेरिक इफेक्ट से आ रहा था। और अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला वही +M और -M वाला, तो इससे क्या जुड़े हुए होने चाहिए? -M वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे अगर कार्बन से, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी। -M वाले, ये वाले, या NO2 वाला, ये बताया था कल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल होती है उसमें रिएक्टिविटी F- की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लेना, कल बताया नहीं था। जैसे R से जुड़ा हुआ X है और ये X अगर इनमें से 4 है ये, तो इसमें से जो रिएक्टिविटी होगी वो Ri की सबसे ज्यादा होगी, फिर RBr की, फिर होगी RCl की, और फिर होगी RF की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आया था। इसके बाद में आपने इसमें और देखा था कि हाँ, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा था। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती नहीं बन रहा था। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था। इसमें ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी। ट्रांजिशन स्टेट जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो कितनी थी इसकी? एक ट्रांजिशन स्टेट थी। और नेक्स्ट इसका देखा था, हाँ बस यही था। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1-2 पॉइंट इधर उधर रह गए हो तो वो आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसके आगे अपन आज शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। और एक इसमें अपन ने कायरल कार्बन लिया था। कायरल कार्बन देखो, कायरल कार्बन मतलब उसमें 4 चीजें जुड़ी हुई थी, 4 ग्रुप्स, और 4 ग्रुप अलग अलग होते हैं, उसको अपन ने क्या बोला था? कायरल कार्बन बोला था। और एक SN2 में अपन जो ले रहे थे वो कौन सा सॉल्वेंट ले रहे थे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे।
और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक सबसे ज्यादा जो अपने काम में आएगा, याद रखना है, वो कौन सा था, DMSO था। तो ये वाली स्लाइड सारी SN2 के लिए। अब अपन देखते हैं SN1 रिएक्शन। मोस्ट ऑफ चीजें अगर SN2 आती है तो SN1 बहुत इजीली आ जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं भी होती है, ठीक है। तो अपने देखो अभी SN1 का ऐसा सा है कि SN1 में जैसे मानो ये RX है और RX में पहले यहाँ पे कोई सिर्फ सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये बनेगा क्या, जैसे ये पोलर होता है तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। जब ये जुड़े हुए होंगे तब तो इसमें क्या होगा, आंशिक प्लस और आंशिक माइनस आएगा। तो ये अपन कर देंगे, फिर अपन सॉल्वेंट के बाद में ये हो जाएगा पूरा R प्लस और एक हो जाएगा RX माइनस, और इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये माइनस है तो प्लस वाले पे अटैक करेगा और अपने पास बन क्या जाएगा, R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें से इसमें चेंज क्या आ गया, पहली चीज तो यही चेंज आ गया कि SN2 कितने स्टेप में हो रही थी, एक ही स्टेप में हो रही थी, और ये कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। 2 स्टेप की रिएक्शंस के साथ साथ इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्ब केटाइन, ये बन रहा है, इसको इंग्लिश में कार्ब केटाइन, या इसको अपन बोलेंगे कार्ब धनाइन। अगेन यहाँ पे GOC काम में आएगी 11th वाली, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्ब केटाइन कौन सा स्टेबल होता है, कैसे होता है, ये वाली सारी चीजें। नहीं है तो एक मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, इसमें बनता है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कितनी बनती है, 2, ठीक है। और इसमें जो उसमें चेंज होके बना था, उसमें कैसे बन रहा था, जैसे ये कार्बन है, माना ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और यहाँ पे X है। तो जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था तो वो कैसा बन रहा था, यहाँ R1 है, यहाँ पे R2 या R3 R2, और इधर के साइड क्या जुड़ रहा था, इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। तो जो इधर से निकला था, निकलने वाला इधर से था और ऐड होने वाला इधर से था, तो जो इन्वर्जन हो गया था पूरा। लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, इसमें इन्वर्जन भी हो सकता है या फिर इसमें क्या हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है। रिटेंशन का मतलब होता है जिधर से निकला है उधर से ही जुड़ जाएगा तो रिटेंशन, और जिधर से निकला है उसके अपोजिट साइड में जुड़ेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें अपना एक ही प्रोडक्ट बनता था, इसमें प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण बोल देंगे हिंदी में। अब रेसेमिक मिश्रण का क्या होता है कि एक तो रिटेंशन वाला, मतलब वैसा का वैसा मिल जाए, और एक मिल जाए इन्वर्जन वाला, तो दोनों ही मिलने की संभावनाएं हो, और ये भी 50% मिले और ये भी 50% मिले, मतलब मिरर इमेज बन जाए। देखो जैसे ये वाला कार्बन है, ये 4 ग्रुप थे, तो एक तो ऐसे बन जाए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आए, ये R1 R2 R3, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना रही हूँ, और एक ऐसा बन जाए जैसे ये कार्बन है, ये R1 हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो ये अपने सेम हाथों जैसे दिखेंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे पे ऐसे तो अध्यारोपित तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर अपन मिरर में देखेंगे तो ये एक दूसरे के जैसे दिखेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये पूरा एक दूसरे को ऐसे नहीं कवर करना है, ऐसे कवर करना है, ठीक है। तो ऐसे ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते हैं, उन्हीं में ये वाली चीज इसी को होते हैं। जो मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, रेसेमिक मिश्रण। तो SN1 और SN2 के बीच में पहले डिफरेंस क्या समझ में आया, वो एक स्टेप में होती थी, ये 2 स्टेप में होती है। इसमें इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन बनता था, उसमें नहीं बनता था। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट 2 होती थी, उसकी ट्रांजिशन स्टेट 1 होती है। देखो ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझ में आया ना, तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी ये निकालने का, तो ट्रांजिशन स्टेट बराबर होता है इंटरमीडिएट +1, ठीक है, ये होता है। तो इंटरमीडिएट इसमें अपना कितना बन रहा है, 1, और ये कितना है, 1, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी। उसमें अपने पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे 0 और ये 1, तो वहां पे टोटल कितना हो गया था, 1, ठीक है। तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट 1 थी और इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है,
दो होती है। अब है ना ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और इंटरमीडिएट क्या होती है, अपन इसको वो ग्राफ में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, ये वाली चीज सीखते हैं। ये 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये SN1 के लिए है। अब मैं पहले आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ कि ये होती कैसे। इसमें स्लो स्टेप कौन सा होता है और फास्ट स्टेप कौन सा होता है। तो जो ये इसका पहला वाला स्टेप होता है ना, इसको अपन बोलते हैं स्लो स्टेप, ठीक है। और ये होता है फास्ट स्टेप। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब अपन है ना फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप देखते हैं तो ये स्लो क्यों हुआ और ये वाला फास्ट क्यों हुआ। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आप किसी रास्ते में जा रहे हो और उस रास्ते में ऐसे खड्डे वड्डे और बहुत ज्यादा आपको जैसे ऊपर चढ़ना है, जैसे एक में तो आपको पर्वत पे चढ़ना है, ठीक है, तो उसमें तो आप धीरे धीरे चढ़ पाओगे, ज्यादा जोर आएगा। और एक प्लेन मैदान पड़ा है बिल्कुल सीधी सड़क, तो उसमें आप तेजी से चल पाओगे। तो वो तो उसमें तो होता है फास्ट और इसमें क्या होता है, स्लो हो जाता है। अब ये स्लो क्यों होता है आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें अवरोध या बाधाएं या हर्डल्स वगैरह क्या है, ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है, ठीक है। तो इसके जो अपन बनाएंगे, जैसे मानो इधर मैं ले लेती हूँ, इसको पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल एनर्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, और इधर ऊर्जा लिखा हुआ आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पाथ, रिएक्शन पाथ, अभिक्रिया का रास्ता या पाथ, जो भी देख लेना आप कैसे लिखते हो इसको। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, ये ऐसे ही बनेगा हमेशा। पहले वाला थोड़ा ऊंचा बनेगा और दूसरे वाला थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि पहले वाले में बाधाएं ज्यादा थी। तो ये इन जो ऊंचा होता है ना, इसी को अपन यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, उसी को अपन कहते हैं बाधाएं। और इन बाधाओं को ही आप ना चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें काइनेटिक्स वाले में, कि इसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अभिक्रिया की जो ऊर्जा होती है वो, और इसकी होगी वो ये होगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी। तो इसको अपन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। तो जो स्लो स्टेप होगा उसमें ज्यादा हर्डल्स है, उसमें ज्यादा जोर आएगा, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें ऊर्जा भी क्या है, ज्यादा है। इसको ज्यादा ऊंचे से पार करके जाना है, इसलिए ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पे क्या मिल गया, रिएक्टेंट। कुछ नहीं, ग्राफ में सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है, इधर एनर्जी लेनी है, इधर रिएक्शन का पाथ लेना है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लेना है और इधर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। पहला जो इसमें ऐसे पर्वत से बनाना है ना आपको, तो ये पहला आएगा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी पहला नाम दे देना, क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो इसको ज्यादा कर देना और इसको कम कर देना क्योंकि ये फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो इधर आप कर देना EA1 ज्यादा होगी EA2 से, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, स्लो स्टेप होगी, ठीक है। और जो ये ऊपर गाठिया से होती है ना, इसी को कहते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। ये पहली है और ये कौन सी होगी, ट्रांजिशन स्टेट दूसरी होगी। इन दो पर्वतों के बीच में जो घाटी सी आएगी ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है वो ये है, ये वाला जो स्टेप है वो ये है, और जो बीच में बना है अपने पास वो ये है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इधर एनर्जी लेनी है, इधर रिएक्शन पाथ लेना है, समझ में आ गया। ये स्लो स्टेप है। अब काइनेटिक्स में एक चीज सीखी होगी कि जो स्लो स्टेप होती है ना, वहां पे अपन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए ये स्लो वाला स्टेप काम में लेना है, ठीक है। अब स्लो वाले स्टेप में क्या काम में आ रहा है, एक तो सोलवेंट काम में आ रहा है और एक क्या काम में आ रहा है, सबस्ट्रेट काम में आ रहा है। और देखो, तो मैं रेट लिखती हूँ, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं हटा देती हूँ। देखो, अगर मैं लिखती हूँ रेट, तो रेट में क्या होता है, स्लो एक बार हमेशा ध्यान में रखना, रेट कौन से स्टेप से लिखती है, स्लो स्टेप से रेट लिखनी है, ठीक है। स्लो स्टेप में जो भी काम में आ रहा है ना, आप उसको लिख दो। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एक तो इस सबस्ट्रेट के, या रिएक्टेंट भी बोल सकते हो आपको, और एक तो ये एक ही सबस्ट्रेट है तो इसके ऊपर एक आ गई, और एक आप यहाँ क्या लिख दो, सोलवेंट लिख दो, ठीक है। अब अगर इसमें जो अपन सोलवेंट काम में लेते हैं, वो कल भी बताया था कौन से होते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं, लाइक H2O NH3 वगैरह। तो ये जो भी चीज अगर सोलवेंट वगैरह, पानी वगैरह, ये जो चीजें होते हैं, ये अगर आप एक्सेस में ले लेते हो ना, ज्यादा अमाउंट में, तो उसको आप रेट ऑफ रिएक्शन में क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो, या इसको इग्नोर करना कह दो, इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। वैसे ये भी एक ही आएगा।
तो अगर आपको ये दे दे कि सॉल्वेंट एक्सिस अमाउंट में है, ठीक है, ये वैसे SN1 होती नहीं है, इसको अपन बनाते हैं इसको एक्सिस अमाउंट में मान के। अगर इसको एक्सिस अमाउंट में लिया है तो ये कैसा आएगा, 1 आएगा। लेकिन पोलर प्लॉटिंग ही दे दे और सॉल्वेंट को भी, वैसे तो सॉल्वेंट आपको समझ में आता है, सॉल्यूशन में पढ़ा होगा ना सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्यूट जो कम होता है और सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है, तो वो वैसे ही नेम से ही सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये अमाउंट में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा होता है तो इसको इग्नोर कर दिया और सबस्ट्रेट की पावर क्या आ गई, 1। तो अगर अपन रेट इसकी काउंट करेंगे तो क्या आया, 1 ही आया। तो इसको इसीलिए अपन क्या कह देते हैं, SN1। समझ में आई आपको चीज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है SN1 का, ये देख लेना। उसके बाद में अभी अपन चलते हैं, जैसे ये वाली चीज हो गई सारी कंप्लीट। उसके बाद में वापस रिएक्शन पे आए। तो रिएक्शन में जो मेन टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं, जैसे भी मिश्रण बनता है ये वाले सब। अब इसमें देखो बनेगा कैसे, इसकी जो चीजें होंगी वो ऐसे होंगी कि SN1 है और SN1 में अपन को देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जैसे 2 चीज दे दी मैंने और उसमें SN1 होगा कि SN2 होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। इसमें भी क्या होती है, जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट में अगर मेरे पास आई भी लगा हुआ हो, Br भी लगा हो, Cl भी लगा हो, तो अपन को हटाना किसको है, आई को, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा था, आई वाला था। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर इसकी Br वाले की होगी, फिर Cl वाले की होगी और बाद में किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की होगी। ये तो रिएक्टेंट आए तक। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल आए तो न्यूक्लियोफाइल में मैंने वहां क्या बताया था, सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले की, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, इसमें रिएक्टेंट भी यही होगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये वाली चीज भी आप साथ साथ देखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। इसमें ये 2 चीज बनेगी। उसके बाद में अपन देखते हैं कि सबस्ट्रेट के लेवल पे तो ये आएंगे, लेकिन बाद में इसमें एक इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। अब एक सबस्ट्रेट की एक चीज और छूट गई, उसमें अपन देखते हैं कि देखो, जैसे मेरे पास में ये कार्बन लेके चलती हूँ, यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है, X है, ठीक है। इसमें पहले अपन ने सॉल्वेंट डाला था तो ये अपने पास बनेगा, ये हट गया, ठीक है। तो 3 चीज बनी और इस पे क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो, कार्बन है, R1 है, R2 है, R3 है और इस पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस। अब देखो ये इसकी ज्योमेट्री sp2 हो गई है, यहाँ पे sp3 थी और ये sp2 हो गई है। जैसे ही sp3 आती है ना, तो sp3 में तो कैसे होता है कि 2 बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, एक होता है ऐसे आगे की तरफ और एक होता है जो आगे की तरफ था वो ऐसे और पीछे की तरफ होता है वो ऐसे। ये sp3 की ज्योमेट्री है। लेकिन जो sp2 की ज्योमेट्री होती है वो बताओ कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेन। ये होती है एक ही प्लेन में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा वाला बन गया। अब इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते कैसे वो अपन को समझना है। तो देखो ये ऐसा बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आएगा ना नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे अटैक करने अपने सिखाया था अभी, ये वाला स्टेप याद है ना, ये X था, ये निकल गया था, R प्लस और X माइनस बना था। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कार्बोकेटाइन बनते ही न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करने आ रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, ऐसे पूरा ये प्लेन में पड़ा है, देखो ऐसे भी प्लेन में पड़ा है ना, तो यूं ये प्लेन में है, तो इसके क्या होगा, ऊपर से आके भी अटैक कर सकता है और नीचे से आके भी अटैक कर सकता है। तो जब ये ऊपर से आके अटैक करेगा, माना ये ऊपर से ही निकल रहा है, ठीक है, और ऊपर से आके ही अगर इसने अटैक किया तो सेम वैसा ही बन जाएगा, और पीछे से आके अटैक किया तो अलग बन जाएगा। क्योंकि ये देखो ये sp3 है, यहाँ पे sp2 हो गया। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल मान लेते एक बार ऊपर से नीचे से आ रहा है और एक बार ऊपर से आ रहा है। तो इसमें 2 प्रकार की चीजें बनेंगी अपने पास। कौन कौन सी बनेंगी, अगर ये बन गया कार्बन, R1, R2, R3 और ये इधर जुड़ गया इसमें न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसे हो गया कार्बन, R1, R2, R3 और ये इस साइड में जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा, ये तो ऐसा का था ऐसा कैसे हो गया। तो इसमें तो क्या हो गया, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें उल्टा हो गया, तो इसमें
और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, दो प्रकार के प्रोडक्ट समझ में आ गए, इसको अपन रासायनिक मिश्रण कह देते हैं। और ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते कैसे, ऐसे भी हो जाता है, इसमें पहले sp3 होता है, फिर sp2 और फिर वापस क्या हो जाता है sp3। वैसे ही उसमें कल क्या हो रहा था, sp3, फिर उसमें ट्रांजिशन स्टेट में 5 जुड़ गए थे, एक निकल रहा था एक जुड़ रहा था, तो उसमें हो जाता है sp3b और उसके बाद में इसमें हो जाता है वापस sp3। और इसमें कैसा होता है, पहले sp3 फिर sp2 फिर वापस sp3, उसमें क्या होता था sp3 sp3d और उसमें कैसा फिर लास्ट में sp3। ये ये SN2 का है और ये SN1 का है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे कि ये R1 R2 और R3 का क्या करना है, ठीक है। तो उसमें तो अपन ने ले लिया था कि R1 R2 R3 अगर ये तीनों ही हाइड्रोजन हो और ये अपने पास CH3X बन जाए, ये CH3 वाला बन जाए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्ब के टाइम देखो इसमें क्या होता है, ये तीनों जितने बड़े होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये वाली चीज सबको पता है, लेकिन क्यों होती है वो वाली चीज अपन को आज समझनी है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। देखो इसमें जनरली होता है क्या, जैसे मेरे पास ये कार्बन है, ये हो गई 3 चीजें, इस पे क्या है प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और जो R ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2, तो जितना बड़ा जो ग्रुप होगा ना वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का धक्का मारेगा। अब इधर माना मैंने एक जगह CH3 ले लिया, ये बोल देती हूँ CH3, ये मैंने ले लिया C2H5 और ये मैंने ले लिया C3H7, तो ये प्रोपिल है, ये एथिल है, ये मैथिल है। तो प्रोपिल वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का धक्का मारेगा बजाय इसके, और ये इससे थोड़ा सा कम धक्का मारेगा। तो जितना बड़ा R ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा अब इसके ऊपर धक्का मारेगा, मतलब इसके ऊपर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ना इसके पास, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, इसकी स्टेबिलिटी, ये इसका स्थायित्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही इसका स्थायित्व ज्यादा बढ़ेगा वैसे ही रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या समझ में आया SN1 में। SN2 में तो ये ग्रुप जितने छोटे होंगे उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी, और SN1 में क्या होगा, ये और ये देंगे किससे, प्लस आई इफेक्ट से ये देते हैं। सिमिलरली मैं ऐसी चीज बताओ कि जैसे मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने OMe लगा दिया, OCH3 वहां लेती हूँ इसको, OCH3 लगा दिया, इधर मैंने OH लगा दिया, ठीक है, और इधर मैंने NH2 लगा दिया, और ये मान लिया प्लस, ये कार्बोकेटाइन है। अब देखो ये एक बार ध्यान से देखना, मैंने जो ग्रुप जोड़े हैं वो सब प्लस M वाले ग्रुप जोड़े हैं मैंने। प्लस M वाले ग्रुप मतलब उसके ऊपर क्या होना था, लोन पेयर होना था। अब ये तो देखो सिग्मा ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा धक्का मारेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड में ना इसके ऊपर ज्यादा, तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ नहीं रहे। लेकिन ये वाले क्या करते हैं, प्लस M वाले, ये तो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ही दे देते हैं इसको। तो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसका स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी इनसे भी ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें। देखो अपने पास जो इंटरमीडिएट बना है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ जाएंगे उसकी स्थायित्व उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो देखो अगर R1 R2 R3 ये बड़े ग्रुप होंगे तो रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इससे तो अपन को समझ में आया SN1 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे थे, प्लस M ग्रुप जुड़े हुए होंगे ना, प्लस M ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो कार्ब के टाइम पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेंगे तो उसका स्थायित्व वापस बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर इसके ऊपर प्लस M वाला हो गया, प्लस I वाले ये हो गए, प्लस M वाले ये हो गए। नेक्स्ट अपन रेजोनेंस देखते हैं। देखो एलाइलिक और एक कौन सा था, बेंजाइलिक, इन दोनों का मैंने क्या बताया था कि इसकी रेट सबसे ज्यादा होती है। तो देखो ये एलाइलिक वाला है, ये कार्बन है, ठीक है। इससे माना ये X निकल गया, इसके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद इसकी सिचुएशन ये है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लेकिन ये क्या करेगा, रेजोनेंस से अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, और इधर शिफ्ट करेगा तो ये बन कैसा जाएगा,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये वाला कार्बन था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और इस वाले पे क्या आ गया प्लस। तो ये रेजोनेंस से अकेले पर तो रहा ही नहीं ना। मानो किसी के 5,000 रुपए उसको कोई मांगता है तो पास वाला दे देगा, कोई थोड़ा पास वाला दे देगा, तो अकेले पे तो कभी बर्डन आया ही नहीं ना, दूसरे पे सब पे बर्डन आएगा तो इसको ज्यादा लोड नहीं आएगी। ठीक है, तो तुमको करना क्या, रेजोनेंस से भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी जगह अगर बेंजाइलिक रिंग होती तो वो तो 3 इलेक्ट्रॉन घूमते, तो उससे ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस से भी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, किससे बढ़ेगी, रेजोनेंस से बढ़ेगी। और रेजोनेंस में अगर वो ग्रुप कौन हो, ये वाला ग्रुप हो या ये वाला ग्रुप हो, तो ये बेंजाइलिक होगी और एलाइलिक होगी, तो इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। तो SN1 की रेट यहाँ सबसे ज्यादा होगी, समझ में आ रही है। R1 R2 R3 सबसे बड़े होंगे तो रेट ज्यादा होगी, प्लस M ग्रुप होगा तो रेट ज्यादा होगी। अब ये वाली चीज सबको आराम से समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री कर दिया हाइड्रोजन 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 तो रेट कम हो जाएगी। यहाँ पे -M कर दिया मतलब खींचने वाले, इसके पास बेचारे के पास पहले से ही कमी है और खींचने वाले जोड़ दो और कमी हो जाएगी, तो रेट तो और कम हो जाएगी, तो रेट कम होगी। और इसमें रेजोनेंस वाले से रेट ज्यादा होगी। इसी की जगह अगर अपन विनाइल ले ले या फिर अपन इसकी जगह क्या ले ले, एराइलिक ले ले, तो रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये असाइनमेंट समझ में आई होगी। इसके डिफरेंस, अब आपका जो काम है वो क्या करना है, पहले SN1 पूरी समझा दी है, SN2 पूरी समझा दी है, अब इसके डिफरेंस तुम खुद बैठ के बनाओगे कि SN1 ये है, SN2 ये है, और इसके नीचे कम से कम इसके 6 से 7 डिफरेंसेस हैं जो बनाओ और बहुत अच्छे से इसको समझो। ठीक है, आगे की रिएक्शन जब कल क्लास होगी तो उसमें ESR के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन ने पहले पढ़ी है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के, और SN1 और SN2 के जितने बुक में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे आपका लगभग जैसे 3-4 चैप्टर ही तो हैं आपके ऑर्गेनिक में, तो आपका कल तक की क्लास तक ऑर्गेनिक का 25% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताओ, लाइक भी करो इसको, जो वीडियो देखता है उसके बाद में उसको लाइक करनी है और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।